हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट कोक ओवन प्रोसेस के बारे में। तो अभी तक हम क्या बात करते आ रहे हैं कि हमें कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि कोल के अंदर बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। तो कोल का ही बेटर वर्जन प्राप्त करने के लिए हम उसे कोक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब कोल को कोक में कन्वर्ट करने के लिए कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस लगाने के लिए हमारे पास दो अवन्स अवेलेबल है, दो मेथड्स अवेलेबल है। फर्स्ट है बिहाइव कोक ओवन प्रोसेस एंड सेकंड है ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट कोक ओवन प्रोसेस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बिहाइव कोक ओवन प्रोसेस को हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसका मेन डिसएडवांटेज क्या था? बिहाइव कोक ओवन प्रोसेस का मेन डिसएडवांटेज ये था कि जब भी वो कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करता है तो वो किसी भी तरह का बाय प्रोडक्ट नहीं बनाता है। सभी बाय प्रोडक्ट वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। इसीलिए ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट कोक ओवन को बनाया गया, क्योंकि इसमें हम सभी तरह के बाय प्रोडक्ट को रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट कोक ओवन प्रोसेस को हम अच्छे से डीपली समझ लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, ये हम अच्छे से देख लेते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। किसी भी तरह के डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। It is the most developed and modern byproduct coke oven. The byproduct like coal, gas, ammonia, benzoyl oil, tar, etc. are recovered. Heating is done externally. Heating is done on the basis of regenerative system. The heat of waste gases is utilized in this process. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट कोक ओवन प्रोसेस सबसे मॉडर्न है और डेवलप्ड है। इसकी हेल्प से सभी तरह के बायो प्रोडक्ट जैसे कि कोल गैस हो गया, अमोनिया हो गया, बेंजोइल ऑयल, टार, सब कुछ रिकवर्ड हो सकता है। इसके अंदर हीटिंग एक्सटर्नली होती है और हीटिंग बेस्ड रीजनरेटिव सिस्टम। तो रीजनरेटिव सिस्टम क्या है, इसको हम आगे देखने वाले हैं जब इसके हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर जो हीटिंग होती है उसमें वेस्ट गैसेस का जो हीट होता है उसको भी ये यूटिलाइज कर लेता है। तो समझिए कि कितना एफिशिएंट मेथड है ये, क्योंकि सारे तरह के बाय प्रोडक्ट भी हमको रिकवर करके दे रहा है और साथ ही में जो वेस्ट गैसेस बन रही हैं उसको भी ये यूज कर ले रहा है। ठीक है, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम समझ लेते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम इसका डायग्राम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम बाद में थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओवन है। इस ओवन के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगुलर चेम्बर होते हैं सिलिका के। ठीक है, इन सिलिका के चेम्बर्स में ऊपर एक डोर होता है जिसकी हेल्प से हम कोल को अंदर डालते हैं, और नीचे भी एक डोर होता है जिसकी हेल्प से हम जो हमारा कोक बनेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। सारे जो चेम्बर्स होते हैं वो थ्रू अ पाइप कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो चेम्बर्स की संख्या है वो 25 से 1000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर कुछ ब्रिक्स होती हैं जिनमें कुछ इनिशियल टेम्परेचर होता है। अब हम क्या करते हैं, हम बाहर से प्रोड्यूसर गैस को अंदर डालते हैं और ये प्रोड्यूसर गैस जाके इन ब्रिक्स से टकराती हैं जिनके अंदर इनिशियल टेम्परेचर है, जो क्या कर देते हैं, हमारे प्रोड्यूसर गैस को बर्न कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर गैस बर्न होने की वजह से हीट जनरेट करती है और ये जो हीट है वो पूरी तरह से हमारे चैम्बर्स के चारों ओर फैलने लग जाती है, जिसकी वजह से कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होने लग जाता है। जो भी हमारी कोल है वो धीरे धीरे कोक के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब ऑब्वियसली जब कोल कोक के अंदर कन्वर्ट होगी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो निकालेगी ही, कुछ ना कुछ गैसेस तो निकालेगी ही। उन्हीं गैसेस को हम कलेक्ट करके एक ही पाइप की हेल्प से हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कोल गैस। अब जब हम कोल गैस को रिफाइन करेंगे तो हमें सारे बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे बेंजील ऑयल, कोल टार और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो इसीलिए हम सारे चैम्बर्स को एक ही पाइप से कनेक्ट करते हैं ताकि जब भी कार्बोनेशन प्रोसेस हो, जब कोल कोक में कन्वर्ट होना शुरू हो, तो जो भी प्रोडक्ट निकले, जो भी गैसेस निकले, वो एक ही पाइप से कलेक्ट होके एक ही पाइप से कलेक्ट होके बाहर निकल जाए, जिसको हम रिफाइन करके बाय प्रोडक्ट बना लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि ये रीजनरेटिव सिस्टम पे बेस है। तो ऐसा क्यों है हम समझते हैं। प्रोड्यूसर गैस को हमने अंदर डाला, वो बर्न हुई, बर्न होने के साथ उसने हीट प्रोड्यूस करी, वो हीट गैसेस के फॉर्म में हमारे चैम्बर्स के चारों ओर से गुजरने लग जाती है। जब लास्ट में ये गैसेस बाहर निकलने के लिए आती हैं तो इनके अंदर कुछ टेम्परेचर अभी भी बचा होता है। तो ये क्या करती हैं कि इनके अंदर जो भी टेम्परेचर बचा हुआ है वो ब्रिक्स को दे देती हैं, ठीक है, और वापस ये बाहर निकल जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट गैसेस। तो समझिए, जब वेस्ट गैसेस ओवन से बाहर निकलती हैं तो ये ब्रिक्स को वापस से कुछ टेम्परेचर दे देती हैं, जो कि यूज़ होता है हमारा जो प्रोड्यूसर गैस है उसको बर्न करने के लिए। हमने पढ़ा है ना कि मैजिक ब्रिक्स के अंदर ये जो ब्रिक्स लगी हैं इनमें कुछ इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये प्रोड्यूसर गैस को बर्न कर सके। तो शुरू में तो हमने दे दिया टेम्परेचर, लेकिन बार बार हमें टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्ट गैसेस बाहर निकल रही है ना, वो क्या करेंगी, इनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत हीट बचा हुआ है वो वापस से इस ब्रिक्स को दे देगी, जिसकी वजह से इनिशियल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा और हमारी जो प्रोड्यूसर गैस है वो बर्न होती रहेगी। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, रीजनरेटिव सिस्टम। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन था और ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो आर लिखा हुआ है वो क्या है, चैम्बर्स हैं। हमने प्रोड्यूसर गैस यहाँ पे डाला, फिर प्रोड्यूसर गैस से जो हीट जनरेट हुई वो पूरी तरह से इसको चारों तरफ से फैल के इसको बर्न कर रही है, और सब में से हमने क्या कलेक्ट कर दिया, कोल गैस कलेक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। कोल गैस का यूज़ हम वेरियस जो भी प्रोडक्ट है बनाने के लिए करेंगे। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में तो थ्योरी लिखना पड़ेगा, है ना। समझने से क्या फ़ायदा जब आप लिख ही ना पाओ, तो इसलिए हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है, आपको लगता है कि थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन लीव। ओके। तो ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट कोक ओवन। अच्छा, एक और बात कहनी थी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे लाइव क्लासेस भी लेनी चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टॉपिक्स पे लाइव क्लासेस लेनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट कोक ओवन कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सिलिका रिफ्रैक्टरी चैम्बर। तो इन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी चैम्बर्स कहते हैं, जिनकी लेंथ 10 to 12 मीटर होती है, हाइट 3 to 5 मीटर होती है, एंड विड्थ 0.3 to 0.45 मीटर होती है। नंबर्स ऑफ सच सिलिका चैम्बर्स अबाउट 25 to 1000 ovens are connected to form a sort of battery. Each chamber is provided with the opening at the top for charging of coal or a gas of take, यानी कि जो पाइप हमने देखी थी वो, एंड अ डोर फॉर डिस्चार्जिंग, और नीचे एक डोर होता है जो कोक को बाहर निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। A battery of such oven is placed over the regenerators having checkers brick work. तो यहाँ पे आप बैटरी वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने चेकर्स ब्रिक्स देखे थे उन्हीं को ये बैटरी कह रहे हैं। ठीक है। तो वही बात है, हमने जो पढ़ा है, जो हमने डायग्राम में देखा है वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस आ, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। फाइनली क्रश्ड कोल इज इंट्रोड्यूस थ्रू द टॉप चार्जिंग होल्स। These holes are then tightly closed to cut off the supply of air. तो crushed coal को हम चैम्बर्स के अंदर डालते हैं, फिर उसका जो ढक्कन होता है हम अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना रहें, क्योंकि हमें अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर उसको बर्न करना है। ओवन आर हीटेड टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है ओवन का वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है। बाय बर्निंग गैसियस फ्यूल लाइक प्रोड्यूसर गैस इन वर्टिकल फ्यूल, तो प्रोड्यूसर गैस की हेल्प से हम बर्न करके ये टेम्परेचर अचीव करने की कोशिश करते हैं। कार्बोनाइजेशन टेक प्लेस टुवर्ड द सेंट्रल जो, तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाता है, कोल से कोक में कन्वर्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। द वेस्ट फ्यूल गैसेस लीविंग द फ्यूल्स आर अलाउड टू पास थ्रू द चेकर ब्रिक वर्क इन द रीजनरेटर फॉर द नेक्स्ट ओवन टू preheat it. While incoming air and fuels gas pass through other preheated chamber. After some time the डायरेक्शन आर रिवर्स। तो यहाँ पे बस यही बात कही जा रही है कि जब वेस्ट गैसेस आ रही है हम उनको चेकर ब्रिक्स से होकर गुजरने देते हैं, ताकि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके चेकर ब्रिक का, और जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रोड्यूसर गैस का बर्निंग है वो लगातार चालू रहे। ठीक है। द साइकिल गोज ऑन, इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। कार्बोनाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑफ कोल कंप्लीट
इन 11 टू 18 हार्स। तो 11 टू 18 हार्स के अंदर जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आफ्टर कार्बोनाइजेशन द हॉट कोक इज टेकन टू क्वंचिंग स्टेशंस। तो जब भी कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमें कोक मिल जाता है। उस कोक को हम लेते हैं और क्विंचिंग स्टेशंस पर भेज देते हैं। क्विंचिंग स्टेशंस क्या होती हैं, वहाँ पे हम इसको कूल करते हैं, वेट स्प्रे करते हैं, ठीक है, ताकि कोक ठंडा हो जाए और कड़क हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो क्वेंचेड, कोक इज क्वेंचेड रैपिडली कूल्ड बाय वेट क्वेंचिंग स्प्रे वाटर और बाय ड्राई क्वेंचिंग, ठीक है। तो वेट क्विंचिंग में हम उस पर वाटर स्प्रे करते हैं और ड्राई क्विंचिंग में हम उस पर गैसेस लाइक नाइट्रोजन उस पर छिड़कते हैं, ताकि जो हमारा कोक है वो ठंडा हो जाए और साथ ही में वो स्ट्रॉन्ग भी हो। ड्राई क्विंचिंग इज एडवांटेजियस बिकॉज द कोक प्रोड्यूस बाय इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, नॉन रिएक्टिव, ड्रायर एंड कंटेन लेस डस्ट। तो अगर आप ड्राई क्विंचिंग करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो भी कोक प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और साथ ही में उसके ऊपर जो डस्ट होती है वो भी कम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे पहले एक और बात कि हमने ये भी सोचा था कि हम रिकवरी और बाय प्रोडक्ट भी पढ़ लेंगे, किस किस तरह से बाय प्रोडक्ट्स रिकवर किए जाते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा अगर आपको इसकी ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस पर वीडियो अलग से बना देना चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल शेयर माय नोट्स। और ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें ताकि मैं दूसरा वीडियो बना के आपको उसको समझा पाऊँ, ठीक है। फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।